हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा भूल भुलैया 3 मूवी को। ये मूवी भूल भुलैया फ्रेंचाइज में 3rd फिल्म है। बाकी ये कैसी है, क्या होता है, इसके बारे में तो मैं आपको एंडिंग में ही बताऊंगा। और अगर आप भूल भुलैया 2 देखना चाहते हैं तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और दोस्तों, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि 1 मिलियन जल्दी से जल्दी हो जाए। और मैंने हाल ही में ही अद्भुत नाम की एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को एक्सप्लेन किया है, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है रक्त घाट 1824 यानी कि 1824 में, जहां पर हम किसी लेडी को मेरे ढोलना सॉन्ग पर नाचते हुए नोटिस करते हैं कि तभी वहां के महाराज आकर उस लेडी को थप्पड़ मारकर घसीटते हुए पुरोहित जी और अपने आदमियों यानी कि सैनिकों के सामने ही जिंदा जला देते हैं। जिंदा जलाने वाले ने एक मास्क भी लगाया हुआ था। हम नोटिस करते हैं कि उस लेडी की आत्मा बदला लेने लौट चुकी थी। अस्थियों से ही आत्मा प्रकट होती है और इसी मास्क से वो अपने चेहरे को छुपाकर सबसे पहले उस सैनिक को जलाती है जिसने कि उसको जलाया था। खैर, अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम रूह बाबा यानी कि रूहान को देखते हैं, जो कि भूल भुलैया 2 मूवी के रूह बाबा से अलग है। यानी कि ये भी रूह बाबा वाला कैरेक्टर है लेकिन नॉट द सेम वन। एनीवेज, रूहान का एक असिस्टेंट है टिल्लू यानी कि छोटे मियाँ, जिसके साथ मिलकर वो सबको लूटते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है भूत को बहाना लेकर और बदले में उनसे पैसे लेता है, जिसके चलते एक राजघराने का व्यक्ति रूहान को बुलवाता है कि उनके जीजाजी यानी कि राजा साहब की बेटी मीरा 1 साल पहले खत्म हो गई थी और उनको उसकी आत्मा से बात करनी है। रूहान ऐसा ही करता है। उसको लग रहा था कि वो उनको भी लूट लेगा, लेकिन इस बार सच में उसके सामने उसकी आत्मा आ जाती है, जिससे कि वो डर जाता है। और ये सब कुछ मीरा और उसके मामा ने रिकॉर्ड कर लिया था, यानी कि ये सब झूठ था, एक सेटअप था और वो बस देखना चाहते थे कि रूह बाबा फ्रॉड है या फिर नहीं। लेकिन वो फिर भी उसको माफ करते हैं और अपने साथ रक्त घाट चलने के लिए कहते हैं, जिसके बदले उसको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। और बस रूहान, मीरा और उसके मामा जी ट्रेन में बैठकर रक्त घाट निकल पड़ते हैं। अब रक्त घाट आते ही हर कोई रूहान को घूरे जा रहा था। अब जो राजा साहब का परिवार है वो डर की वजह से महल के अंदर नहीं बल्कि उसके सामने गाय के अस्तबल में रह रहे थे। रीजन होता है कि महल के अंदर मंजुलिका नाम की भूतनी का वास था और वो किसी को वहां पर टिकने नहीं देती। यहाँ राजा साहब, उनकी बीवी मीरा, उसकी छोटी बहन, छोटा भाई और राजा का बॉडीगार्ड फौलाद सिंह समेत सभी काफी गरीबी में जी रहे थे। अब मीरा और उसका मामा रूहान को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे ताकि वो भूत प्रेत दूर करके इस महल को भूत से आजाद कर दे, ताकि महल को वो बेच पाए। एक इंटरेस्टिंग चीज की रूहान की रिंगटोन वीराना मूवी का म्यूजिक होता है। खैर, अब रात में रूहान की मुलाकात होती है पुरोहित जी से, जो कि रूहान को देखते ही उन्हें राजकुमार कहने लगता है। अब महल के अंदर आते ही रूहान के साथ काफी सारी हॉन्टिंग चीजें होती हैं, लेकिन पुरोहित जी काफी ज्यादा भावुक होकर रक्त घाट का पास्ट उसको बताते हैं। तो असल में सालों पहले यहाँ के जो महाराज हुआ करते थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मंजुलिका था। मंजुलिका गाने, नाचने और शस्त्र कला में नंबर 1 थी। कोई भी उसके आसपास नहीं था, तो मंजुलिका को ये लगा कि इस राज्य की गद्दी उसकी ही होगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद राजा को एक दासी से एक लड़का पैदा होता है, जिसका नाम राजकुमार देवेंद्र नाथ रखा गया था। समय बीता और मंजुलिका अपने भाई से नफरत करती थी और ये नफरत उस दिन आसमान छू गई जब राजा ने देवेंद्र को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। बस मंजुलिका ने देवेंद्र को गुस्से में आकर मार डाला। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला सीन था वो मंजुलिका थी जिसको जलाया गया, और ऐसा पुरोहित जी ने बताया। अब पुरोहित जी के पूर्वजों ने एक खास यज्ञ करके पवित्र तेल बनवाया और मंजुलिका को हमेशा के लिए एक कमरे में कैद कर दिया, जिसके ऊपर भैरव कवच लगाया गया था। और तब से ही ये महल हॉन्टेड था। रूहान कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ का ही पुनर्जन्म है। और ऐसी भविष्यवाणी पुरोहित जी के पूर्वजों ने करी थी कि दुर्गा अष्टमी के दिन ही राजा के खानदान का कोई पुनर्जन्म लेकर मंजुलिका को रोक सकता है। लेकिन तब तक ये दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। सिर्फ दुर्गा अष्टमी के दिन ही रूहान दरवाजे को खोलकर मंजुलिका को खत्म कर सकता है। और इसलिए ही जब रूहान यहाँ आया था तो सब उसको अजीब तरह से घूर रहे थे। और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि राजा और बाकी सब इस महल के अंदर क्यों नहीं रुक रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हॉन्टिंग्स वगैरह होती जा रही थी। अब रूहान तो उल्टा इससे खुश हो जाता है कि वो तो राजकुमार है। रात को सभी गांव वालों से वो मिलता है, क्योंकि हर साल गांव वाले मिलकर मंजुलिका की मूर्ति को जलाते थे, लेकिन इस साल वो रूहान के हाथों होगा।
तभी अचानक से एंट्री होती है नटवर यानी कि छोटा पंडित, जगन्नाथ शास्त्री, बड़े पंडित और उसकी बीवी पंडितायन की, जो कि सबको ये बोलते हैं कि रूहान फ्रॉड है, लेकिन उल्टा रूहान उनको महल के अंदर ही काम करवाने लगता है, जिससे कि वो तीनों काफी परेशान रहने लगते हैं। एनीवेज अब गांव वाले राजा को उधार देना शुरू कर देते हैं कि राजकुमार आ चुका है, जिससे कि ये खाना खाएंगे और महल को रेनोवेट करेंगे, यानी कि इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब रेनोवेशन के लिए मीरा ने बुलाया था कौशिक जी को, लेकिन वहां पर मलिका आती है। यहाँ पर पहले कौशिक जी आते, लेकिन मलिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पे गए हैं, जिसके बदले में वो यहाँ पर आ चुकी है। अब रात में होता यह है कि रूहान को मीरा का एक डरावना सपना आता है और हम नोटिस करते हैं कि उसकी साइड में खिड़की के पास मलिका खड़ी हुई थी, जिसके बाद मलिका मंजुलिका के सारे हथियारों को बड़े ध्यान से छू रही होती है, देख रही होती है कि तभी राजा साहब और उनके साले साहब आते हैं कि मंजुलिका सबसे तेज हुआ करती थी, शस्त्र चलाने में उसके जैसा कोई नहीं था। कि तभी मलिका पीछे मुड़कर एक नाइफ फेंकती है कि क्या इस तरह से उनको लगता है कि वो मिस हो गया, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो एक ततैये पे जाकर लगा था, यानी कि मलिका जो दिख रही थी वो बिल्कुल नहीं है। अब रात में फिर से रूहान को रेडियो से आवाज आने लगती है कि वो इस महल से चला जाए। काली बिल्ली उस पर हमला करती है, जिससे कि वो काफी डर गया था। कि तभी देवेंद्र नाथ की पेंटिंग भी जल जाती है, जिससे कि सभी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन मलिका वॉज लाइक कि एक पेंटिंग ही तो है, इसके ऊपर इतना डरना क्या है। अब अगले दिन टिल्लू रूहान के पास आ जाता है ये बताते हुए कि शहर में उनका भांडा फूट चुका है। एसीपी राठौड़ उनके पीछे है, ना ही वो महल छोड़ सकते हैं ना ही शहर जा सकते हैं, क्योंकि मीरा और उसका मामा तो उसे ब्लैकमेल करके यहाँ पर लेकर आए थे, और अगर महल छोड़ा तो उनका वीडियो वायरल हो जाता, जिसके चलते वो कहीं पर भी नहीं जा सकते थे। तो अब मीरा के भाई को पैसे देकर रूहान उसका फोन मंगवाता है, जिसके अंदर मीरा ने उसकी कई सारी फोटोज ली हुई थी, मीनिंग कि वो रूहान को पसंद करती थी। बस दोनों में प्यार हो जाता है और रूहान काफी खुश था। एनीवेज अब रूहान की नजर एक लेडी की पेंटिंग पे पड़ती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल मीरा से मिल रही थी, एटलीस्ट उसका फेस कट। वो देवेंद्र की पत्नी मधुलिका थी, और मेरे ख्याल से इस जन्म में मीरा और रूहान का मिलना भी एक डेस्टिनी ही थी। अब तभी होता यह है कि मंजुलिका वाले कमरे का भैरव कवच जो होता है वो टूटा हुआ था। मंजुलिका उनको डराती है कि चला जा यहाँ से, लेकिन तभी मलिका वहाँ पर आ जाती है और एक थप्पड़ में सारा सच बाहर आ जाता है। असल में ये सब छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी बीवी कर रहे थे। वो बताते हैं कि वो तो 2 साल पहले ही यहाँ पर आ गए थे, वो खुद चोर हैं, हल्दी घाटी के बहरूपिये हैं। असल में उनके वहाँ पर बहुत बारिश हुई, जिसके चलते सब डूब गया था, तो वो इस महल के अंदर आ गए। 2 साल से वो यहाँ पर मस्ती में रह रहे थे, लेकिन रूहान ने सब आकर बर्बाद कर दिया, और इसलिए वो उसको शुरुआत में पाखंडी बोल रहे थे ताकि इनका भांडा ना फूट जाए। वो ये बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे तो ये ताला पहले से ही टूटा हुआ था, और वो रूहान को अभी तक इसलिए डरा रहे थे कि वो वहां से चला जाए और उनका भांडा ही ना फूटे। यानी कि जो भी हॉन्टिंग्स अभी तक हो रही थी शुरू से लेकर अभी तक वो ये तीनों ही कर रहे थे। खैर अब आसपास सभी को ये मैसेज जाना जरूरी था कि यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली बोलते तो उनके पूर्वज गलत हो जाते, इसलिए रूहान यहाँ पर एक यज्ञ करके गेट को दुर्गा अष्टमी से पहले ही खोलने की सलाह देता है। यहाँ पर खाली नाटक करना था, जिसके अंदर मलिका को मंजुलिका बनना था, जिसके लिए वो राजी हो जाती है। अब इसमें छोटा पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन को आग, बर्फ और धरती पे लोट पोट करके ये चीज करनी थी, यानी कि यज्ञ में साथ देना था। लेकिन होता यह है कि स्ट्रेंजली मलिका बंगाली में रूहान पे गुस्सा करने लगती है, जो कि बहुत ही अजीब था, और मेरे ख्याल से ये भूल भुलैया 1 का एक रेफरेंस भी है। बट अल्टीमेटली होता यह है कि हर जगह ये बात फैल गई थी कि अब जो महल है वो भूत मुक्त हो गया है, इसलिए महल को खरीदने के लिए बड़े बड़े लोग शहर से आने लगते हैं। लेकिन अब अचानक से ही मलिका एक जगह पे कुछ रेनोवेशन का काम करवा रही थी कि तभी वो दीवार गिर पड़ती है, जहाँ पर एक छिपा हुआ रास्ता था, यानी कि एक सीक्रेट पैसेज था। नीचे जाकर देखने पर वहाँ पर सेम टू सेम दरवाजा था, जिसके ऊपर भैरव कवच चढ़ा हुआ था, यानी कि एक महल के अंदर 2 दरवाजे। अब पुरोहित जी भी इससे शॉक्ड हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो गेट को ना खोलने की चेतावनी देकर राजमहल का इतिहास पढ़ने निकल जाते हैं। लेकिन रूहान राजा को उकसाकर कहता है कि गेट को आज ही खोल दो। बस गेट खुल जाता है और ढेर सारी रेवन बर्ड्स बाहर आ जाती हैं। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब पुरोहित जी जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो बताते हैं कि ये अनर्थ हो चुका है, क्योंकि राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, यानी कि मंजुलिका और अंजुलिका। और सबसे शॉकिंग बात कि अंजुलिका के बारे में पूरे इतिहास में ही मिटा दिया गया था, और सबसे बड़ी बात कि अंजुलिका का पूरा इतिहास मिटा हुआ था। ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कोहराम आएगा, यानी कि उनके हिसाब से एक में अंजुलिका बंद थी और एक में मंजुलिका। अब हमें पास्ट की एक कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम राजा साहब देवेंद्र और उसकी पत्नी को देखते हैं, जिनके सामने अंजुलिका और मंजुलिका की डांस परफॉर्मेंस हो रही थी। जहां पर राजा खुश तो होता है, लेकिन राजगद्दी वो देवेंद्र को सौंप देता है, जिससे कि ये दोनों ही बहनें गुस्सा हो जाती हैं, यानी कि ये तीनों ही भाई बहन थे। खैर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा इस महल को खरीदने आई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित जी हैं।
वो मंजुलिका के ही कमरे में रहना चाहती थी और जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर मल्लिका भी मौजूद थी। दोनों ही एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं और पूरे महल के सामने रेवन बर्ड्स मारी जाती हैं, जिससे कि सभी शॉक्ड हो गए थे। पुरोहित जी कहते हैं कि मंजुलिका उनको देख रही है, वो प्लानिंग कर रही है कि आगे क्या करना है। उनका कहना था कि बस अब रूहान ही उसको खत्म कर सकता है। वो ये बताता है कि जो मंजुलिका थी वो छुपकर वार करती थी, लेकिन जो अंजुलिका थी यानी कि जो बड़ी बहन थी वो छुपकर नहीं बल्कि डंके की चोट पर वार करा करती और उनको फिर से एक स्पेशल यज्ञ करना होगा जिससे कि वो खास तेल उत्पन्न होगा और इस बार हमें आत्मा को भस्म करना पड़ेगा जो कि रूहान ही करेगा। खैर अगले दिन राजा सबको चिकन राइस की दावत देता है, लेकिन ये तो मरे हुए कौओं की बिरयानी थी जो कि पिछली रात मारे गए थे, जो कि यहाँ पर उनकी ही एक मूवी का आइकॉनिक सीन था, यानी कि कौवा बिरयानी खिला दिए का। एनीवेज मीरा रूहान मंदिरा को मंदिर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन वो गुस्सा हो जाती है कि मैं मंदिर नहीं जाती, नास्तिक हूँ। अब मल्लिका के सामने मंदिरा आती है, लेकिन पहली बार मिलने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कि इन दोनों के बीच कुछ तनाव था। तभी एक सॉन्ग के दौरान हम देखते हैं कि मल्लिका और मंदिरा रोप खींचने का कंपटीशन कर रही होती हैं और रोप ही टूट जाती है। दोनों एक दूसरे से काफी गुस्से में थी। अब देखो सबके हिसाब से महल की भूतनी चली गई थी, तो राजा रूहान को पैसे का चेक देकर जाने के लिए कहता है, लेकिन मीरा से प्यार था तो वो कैसे जाता। तो वो राजा की बीवी के आत्मा को अपने अंदर आने की एक्टिंग करता है, जिससे कि राजा मीरा की शादी रूहान से करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मामा भी यहाँ पर काफी खुश था, एज रूहान दिल का तो अच्छा आदमी था। अब छोटा पंडित और पार्टी को एक पेंटिंग मिलती है जिसको वो मीरा को दिखाते हैं। उसके ऊपर मंजुलिका लिखा हुआ था और उसकी मिस्ट्री जो थी वो सॉल्व होने वाली थी, लेकिन होता यह है कि मल्लिका उसके ऊपर रेड पेंट गिरवा देती है जिससे कि कोई भी देख ना पाए कि मंजुलिका थी कौन। लेकिन रीजन किसी को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही थी और मीरा को उसके ऊपर पूरा शक होता है। अब मीरा के मामा जी रूहान को ट्रेडिशनल ड्रेसेस शादी के लिए दिखा रहे थे कि तभी ड्रेस में से एक हाथ निकलकर उनका गला पकड़ लेते हैं, जिससे डरकर टिल्लू, रूहान और मामा जी भागते हैं। कि तभी बाहर जो होता है महल के लिए 800 करोड़ एक कंपनी ऑफर करने को तैयार थी, लेकिन राजा कम कीमत समझकर चेक को ही फाड़ देता है। और बस फिर जब राजा को पता चलता है कि भूत नहीं गया है तो वो रोने लगता है कि उसने इस चेक को भी फाड़ डाला और अब वो गरीबी की जिंदगी नहीं जी सकता। सबको रूहान की सच्चाई भी पता लग चुकी थी कि वो तो फ्रॉड है, लेकिन वो राजा को सजेस्ट करता है कि मंदिरा तो है और उसको तो वो महल बेच ही सकते हैं। वो यहाँ पर 1000 करोड़ देने को तैयार थी, लेकिन वो साइन खाली दुर्गा अष्टमी के दिन ही करेगी। लेकिन अचानक से ही वहाँ पर विक्की खन्ना नाम का एक बिजनेसमैन आ जाता है जो कि अभी इंस्टेंटली डील करता है। लेकिन होता यह है कि रात को वही सेम आत्मा आकर विक्की खन्ना को मार डालती है। अब अगले दिन होता यह है कि मीरा को जो मल्लिका होती है वो महल के सिंहासन पे बैठी नजर आती है, जो कि मीरा को डरा देती है। सिंहासन को उठा देती है, लेकिन जब वो ये बात रूहान को बताने जाती है तो शॉकिंगली मल्लिका वहीं पर बैठी हुई थी। उल्टा रूहान उसको बताता है कि विक्की खन्ना अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही मंदिरा बहुत हंसने लगती है और मल्लिका भी वहां से उठकर चली जाती है। उसको मंदिरा खुद काफी अजीब लग रही थी, लेकिन इसका उल्टा असर होता है और मीरा और रूहान यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों में से ही कोई मंजुलिका है। खैर अब रात में रूहान उसी सीक्रेट रास्ते से होते हुए जा रहा था जहाँ पर मंदिरा और मल्लिका बैठी हुई थी। वो ये कह रही होती है कि वो यही जानना चाहता है ना कि असली मंजुलिका है कौन, और बस वो उसका गला पकड़ लेती है, लेकिन ये बस उसका सपना था। लेकिन सडनली होता यह है कि उसके बगल में मीरा सो रही होती है। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये कब हुआ, लेकिन तभी वहाँ पर उसको वही मास्क वाली आत्मा डराती है। मीरा अब अचानक से उठती है, हंसती है और फिर सो जाती है, जिससे कि रूहान बहुत ही ज्यादा डर गया था, जिसके चलते वो पूरी रात महल के बाहर ही काट देता है। अब छोटा पंडित और गैंग बैठे हुए थे कि वहां पर विक्की खन्ना आ जाता है जो कि भूतिया लग रहा था। ये उनको डराता भी है, लेकिन ये असल में कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाली आत्मा थी, यानी कि रियल मंजुलिका। ये भागते हैं, लेकिन तभी एक इनविजिबल वॉल इनको रोक देती है, जिस पर नेटफ्लिक्स वाला जोक भी आया था। रूहान भी अब डर के मारे मीरा को हट बोलकर यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो उससे अब शादी करना नहीं चाहता था। वो काफी डर चुका था। अब होता यह है कि रूहान वहां से गाड़ी में तो भागता है, लेकिन वो वापस बार बार महल में ही आ जाया करता। इनफैक्ट छोटा पंडित और गैंग भी सेम करता है। वो अपनी रोल्स रॉयल्स यानी कि अपने बैलों के साथ वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो भी बार बार महल में ही आ रहे थे। और इस बीच एक ट्रेजेडी भी हो जाती है कि छोटा पंडित पहाड़ी से नीचे गिर पड़ता है। तभी पुरोहित जी ने अब वो स्पेशल तेल रेडी कर दिया था, और सबसे बड़ी बात कि पुरोहित जी को पहले से ही पता था कि रूहान लोगों को शहर के अंदर रूह बाबा बन के ठगता है, लेकिन उसको अभी भी उसके ऊपर भरोसा था कि वही कुछ कर सकता था। अब जिस तेल को मंजुलिका की आत्मा के ऊपर छिड़कना था, उसको बड़ा पंडित उसकी बीवी अपने सर में लगा लेते हैं, जिसके बाद मीरा के साथ कुछ होता है। वो अजीब सी हरकत करती है और उसने सपना देखा था कि वो खुद को आग लगा रही है और रूहान भी साथ में था। अब किसी तरह से रूहान उसे होश में लेकर आता है। मीरा अब ये बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है, वो लास्ट मंदिरा के साथ थी। और बस अब गुस्से में आकर वो मंदिरा पे गुस्सा करने लगता है कि तभी अचानक से ही मल्लिका मंदिरा को उठाकर ऊपर ले जाती है और नीचे पटक देती है कि वही मंजुलिका है।
अब रूहान को वो मारने ही वाली थी कि तभी उसने वो तेल वहीं पर डालकर आग लगा दी, जिससे कि वो बच गया। कि तभी अचानक से ही मंदिरा हंसने लगती है कि वही असली मंजुलिका है और उसने गलत बहन को जलाया है। जो पेंटिंग लाल रंग से ढक गई थी, आपको याद होगा, उसको शहर में रिस्टोर होने के लिए भेजा गया था, जिसका फोटो फोन पे आया था, जहाँ पर मंजुलिका विद्या बालन ही थी, यानी कि मल्लिका। लेकिन तभी अचानक से ही उनको बचाने जवान आ जाता है। जी हाँ, लेकिन ये जवान नहीं बल्कि टूटा हुआ पंडित था, जो कि बचते बचाते यहाँ पर आया था, जिसको मार पीट कर मंदिरा ठीक करती है कि रूहान उस पर भी तेल डालने वाला था। लेकिन मल्लिका उसको रोकती है कि ये सब गलत है, मंदिरा के अंदर मंजुलिका हो ही नहीं सकती और अब राज पर से पर्दा उठेगा, जो कि इतने साल से राज रहा था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर असल में मल्लिका और मंदिरा तो इंसान ही हैं। इनके अंदर एक आत्मा आ रही थी, जो कि उस रात दरवाजा टूटने से आजाद हुई, जो कि कोई और नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। जी हाँ, रियलिटी में हुआ यूं था कि देवेंद्र नाथ हमेशा से एक लड़के के रूप में लड़की थी। उसके अंदर लड़कों जैसी कोई फीलिंग नहीं थी। एक रात को उसकी दोनों बहनों ने उसे पकड़ लिया था कि वही रातों को नाचता है और गाता है। वो कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और वो उसको सब कुछ बता दे, वो उसकी प्यारी बहनें हैं। वो ये भी कहता है कि वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। फिर वो उसको नाचने के लिए भी कहती हैं। लेकिन इतने में ही मंजुलिका जो है वो सीधा ही अपने पिता को बुलाती है कि देखो, जिस बेटे को चुना गया था वो तो मर्द ही नहीं है। और बस फिर क्या था, वही स्टार्टिंग वाला सीन आता है जहां पर एक लेडी को थप्पड़ मारा गया था। लेकिन वो लेडी नहीं थी बल्कि वो देवेंद्र नाथ था, जिसको जिंदा जला दिया गया। यानी कि यहाँ पर मंजुलिका कभी थी ही नहीं। लेकिन एक राजा के लिए काफी बेइज्जती वाली बात हो चुकी थी, जिसके चलते उसने अपनी ही बेटियों को राज्य से निकाल दिया कि उन्होंने गद्दी के लालच में अपने ही भाई की बेइज्जती करवा दी, जिसके चलते राजा को ये कदम उठाना पड़ा। वो चाहती तो उसको पर्सनली ये बात आकर बताई जा सकती थी, लेकिन राजगद्दी के लालच में उन्होंने ऐसा किया, यानी कि देवेंद्र जला दिया गया। शायद उसकी बीवी ने भी खुद को आग लगाई होगी, तभी मीरा को ऐसा सपना आया था। माइट भी देवेंद्र की आत्मा ने ही ऐसा सपना इंड्यूस किया होगा। अब देवेंद्र नाथ की आत्मा ने अपने पिता और बाकी सैनिकों को सबको मार तो दिया, लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसको अंदर बंद कर दिया उसी दरवाजे के पीछे, और जस्ट उसके ऊपर एक सेम दरवाजा बनवाया ताकि असली देवेंद्र तक कोई पहुंच ही ना पाए, यानी कि वो सीक्रेट रास्ता जो था। बात रही अंजुलिका के बारे में, तो राजा के परिवार से उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था सजा के रूप में, यानी कि उसकी हिस्ट्री ही मिटा दी गई। और तभी किसी को भी राजा की 2 बेटियां हैं ऐसा नहीं पता था। सब जगह इनफैक्ट ये कहानी फैलाई गई थी कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मारा है और फिर मंजुलिका को ही जलाया गया था। उसी की आत्मा वहां पर महल के अंदर कैद थी, जबकि असली आत्मा तो देवेंद्र की कैद थी और अंजुलिका का नाम ही पूरी हिस्ट्री से मिटा दिया गया। यानी कि यहाँ पर पूरी कहानी को ही उल्टा पुल्टा कर दिया गया था ताकि राजा की बदनामी ना हो। और अब फाइनली देवेंद्र की जो आत्मा होती है वो रूहान के हाथ से तेल लेकर फेंक देता है और सबको वो जलाने वाला ही होता है कि तभी वो खुद नोटिस करता है कि वो खुद उस तेल पे खड़ा हुआ है, जिसके चलते उसकी आत्मा वहीं कैद सी हो जाती है। और पुरोहित जी ये कहते हैं कि असल में अंजुलिका और मंजुलिका का पुनर्जन्म मंदिरा और मल्लिका के रूप में हुआ है, ना कि रूहान का पुनर्जन्म हुआ है। और शुरुआत से ही मंदिरा और मल्लिका के साथ देवेंद्र की आत्मा यही कर रही थी। शुरू में दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ा था, वो भी देवेंद्र ने करवाया। वो चाहता था उसको मार सकता था, लेकिन उसने उनको तड़पाना चाहा। यानी कि जो देवेंद्र की आत्मा थी जब से वो आजाद हुई थी, यानी कि जब वो गेट खुला था, उसके बाद से ही जो कोई भी हॉन्टिंग महल के अंदर हुई थी वो सब देवेंद्र ने करवाई थी ताकि वो अपना बदला ले सके। लेकिन दोनों बहनें अपनी ही की हुई गलती नहीं दोहराती। देवेंद्र बहुत मासूम था, उसने अपनी बहनों पे भरोसा किया था, वो उनसे काफी प्यार भी करता था। इसलिए मल्लिका और मंदिरा उससे माफी मांगती हैं कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। वो चाहे तो उनको मार दे लेकिन बाकी सबको छोड़ दे। लेकिन देवेंद्र हमेशा से यही चाहता था कि उसको रेस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, बहन उसको रिकॉग्नाइज करें, जिसके चलते उसके आंसुओं के साथ ही उसका गुस्सा बह जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मल्लिका ने कौशिक जी को मारा नहीं था, वो सच में छुट्टी पे गोवा गए थे और उसको बचपन से इस महल के सपने आया करते थे एंड इवेंचुअली वो यहाँ पर आ गई। मंदिरा बताती है कि उसका तो असली नाम मंदिरा है ही नहीं, वो तो किसी और ही काम से यहाँ पर आई थी। लेकिन महल में आते ही वो खोसी गई क्योंकि उसका भी पास्ट यहीं से जुड़ा हुआ था, यानी कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। उसका रियल नेम शॉकिंगली एसीपी राठौड़ होता है। जी हाँ, वही एसीपी जो कि रूहान को पकड़ना चाहती थी, लेकिन अब शायद वो ऐसा नहीं करने वाली। और अब इन दोनों को ही अपना पिछला जन्म याद आ गया था और अब इनके मन में महल को लेकर वो लालच भी नहीं था, क्योंकि लालच कितनी बुरी बला होती है आप देख सकते हो। और बूम, इसी के साथ में भूल भुलैया 3 मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी भूल भुलैया 3 फिल्म की कहानी, और मैं बताऊं पर्सनली तो यहाँ पर नहीं एक बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। कई मोमेंट्स काफी अच्छे थे, कई मोमेंट्स काफी बेकार और कई मोमेंट्स काफी मीडियोकर थे। यहाँ पर मैं इसको बहुत बेकार भी नहीं कह सकता, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकता, लेकिन यह है कि हाँ मूवी वन टाइम वॉचेबल तो है, एक बार देखी जा सकती है। इसको आप ना बिल्कुल स्टैंड अलोन मूवी की तरह देखो, ऐसा समझो कि भूल भुलैया 3 नहीं है बल्कि कोई और ही मूवी है। इसको और आसान भाषा में बताऊं तो इसको आप भूल भुलैया का मल्टीवर्स वाला चीज समझ लेना कि एक भूल भुलैया अलग जगह पर बनी है और दूसरी वाली अलग जगह पर। बाकी आप लोग बताना कि आपने अगर इस मूवी को देखा तो आपको ये फिल्म कैसी लगी। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ये मूवी पैसा जरूर कमा लेगी, क्योंकि जो थिएटर्स थे वो पूरे फुल थे। ऑब्वियस सी बात है कि भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद स्टेक्स काफी हाई हो जाते हैं। एनीवेज अब बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी नजदीक हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोड टू 1 मिलियन शुरू हो चुका है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए